अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम आईएफआरएस 8 शायद जो है ख़त्म कर दें ये टॉपिक। तो इसके हमने सारे कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस कर लिए हैं। मैं एक क्विक सा रिवीजन करवाता हूँ, तो फिर आज का जो मैं एक सवाल की तरफ लेकर जाता हूँ, जो कि शायद आज आईएफआरएस 8 का लास्ट क्वेश्चन हो। ऑपरेटिंग सेगमेंट में हमने 4 स्टेप्स पढ़े। हमने कहा पूरा ऑपरेटिंग सेगमेंट में 4 स्टेप्स हैं जो कि हम परफॉर्म करेंगे अपने आंसर को लिखने में। सबसे पहला स्टेप क्या, हम क्वेश्चन में रीड करके ये पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ऑपरेटिंग सेगमेंट है या नहीं। सर ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ऑपरेटिंग सेगमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जो है तीन चीजें देखनी पड़ती है। क्या वो सेगमेंट जो है खुद अपने एक्सपेंसेस और रेवेन्यू जनरेट करने की सलाहियत रखता है या नहीं। पहली चीज, अगर रखता है तो हम उसे ऑपरेटिंग सेगमेंट मानेंगे, अगर नहीं रखता तो उसे ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं मानेंगे। नंबर 2, सीओडीएम जो है उसको खुद रेगुलरली रिव्यू करती है या नहीं करती। नंबर 3, उसके डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या नहीं। इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर मैट नहीं होती है तो हम उसे ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं कहेंगे। स्टेप नंबर 2, एग्रीगेशन क्राइटेरिया हम चेक करेंगे। एग्रीगेशन क्राइटेरिया में हम क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे दो या दो से ज्यादा सेगमेंट में अगर 5 बातें हैं सिमिलर, वो 5 कंडीशन अगर दो या दो से ज्यादा सेगमेंट सिमिलर है तो हम उसे एक सेगमेंट मानेंगे। सर वो 5 बातें कौन सी है? वो 5 बातें हैं, नंबर 1, नेचर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज सेम होना चाहिए, नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस सेम होना चाहिए, नेचर ऑफ एनवायरनमेंट सेम होना चाहिए, टाइप ऑफ कस्टमर सेम होना चाहिए और मेथड ऑफ डिलीवरी सेम होना चाहिए। ये 5 बातें किसी दो या दो से ज्यादा सेगमेंट में दोनों सिमिलर हुई तो हम उसे एग्रीगेशन क्राइटेरिया में डालकर एक सेगमेंट मानेंगे। उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हुए हमने जो है पढ़ा क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड्स में हमने पढ़े कि 3 मजीद चीजें आती हैं। क्या चीज आती है? रेवेन्यू, एसेट और प्रॉफिट एंड लॉस। हमने रेवेन्यू में देखा कि रेवेन्यू जो है सेगमेंट्स और ऑपरेटिंग सेगमेंट का जो रेवेन्यू है, किसी एक सेगमेंट का जो रेवेन्यू है हमने उसको कंपेयर किया। हमने कहा कि वो इज इक्वल टू ग्रेटर देन अगर है टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के, तो हम उसे रिपोर्टेबल सेगमेंट कहेंगे। इसी तरह एसेट को भी हमने देखा किसी एक ऑपरेटिंग सेगमेंट के वो इक्वल्स टू और ग्रेटर देन है टोटल ऑपरेटिंग सेगमेंट ऑफ एसेट्स ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के, तो वो उसको हम रिपोर्टेबल सेगमेंट कहेंगे। फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस की हमने बात की, हमने कहा इसको जो हम अलग अलग ट्रीट करेंगे, प्रॉफिट का अलग सम लेंगे, लॉस का अलग सम लेंगे, साइंस को मारेंगे इग्नोर। दोनों में से जो ग्रेटर होगा उसका हम 10% लेंगे और फिर इसको कंपेयर करके ग्रेटर इक्वल टू से। सही है। ये 3 मेथड्स थे। इन तीनों मेथड करने के बाद हमने कहा कि अगर ये तीनों मेथड कोई एक ऑपरेटिंग सेगमेंट में कोई एक भी मेथड ये सेटिस्फाई कर लेता है, मैच कर लेते हैं, तो हम उसे रिपोर्टेबल सेगमेंट कहेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए हमने जो स्टेप देखा, हमने कहा कि जी 75% का रूल। 75% के रूल में हमने देखा, हमने कहा क्या चीज, हमने कहा ये वाइल्ड कार्ड एंट्री है। वाइल्ड कार्ड एंट्री सर कैसे? अगर अगर जो है वो कोई भी ऑपरेटिंग सेगमेंट जो है रिपोर्टेबल सेगमेंट बनने के बाद एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट के 75% के इक्वल नहीं होता, तो हमने कहा कि एक वाइल्ड कार्ड एंट्री लेके आएंगे। वाइल्ड कार्ड एंट्री कैसे लेके आएंगे? हमने कहा हम उनमें से कोई भी ऑपरेटिंग सेगमेंट, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम कोई एक स्पेसिफिक चीज देखें, रेवेन्यू, एसेट या प्रॉफिट उसका देखें। कुछ भी नहीं देखना है, किसी भी सेगमेंट को आंख बंद करके उठाकर आप उसे रिपोर्टेबल सेगमेंट बना दो। फिर उसका जो है एक्सटर्नल रेवेन्यू को ऐड करो अपने पुराने रिपोर्टेबल सेगमेंट्स में और कंपेयर को, क्या वो 75% ऑफ टोटल ऑपरेटिंग सेगमेंट के एक्सटर्नल रेवेन्यू के इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो वेल है, बात खत्म। अगर नहीं आ रहा तो फिर एक और सेगमेंट उठा के उसे रिपोर्टेबल सेगमेंट बना दो। सही। तो हमने कल यहाँ तक पढ़ा। फिर उसके बाद जो हमने कल जो सीखा था नया कॉन्सेप्ट, हमने कहा कि जी हमने ये सीख लिया कि ऑपरेटिंग सेगमेंट को जो है हम सबसे पहले क्या स्टेप करेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, फिर हमने रिपोर्टेबल सेगमेंट आइडेंटिफाई करना है या नहीं। लास्ट स्टेप हमने जब देखा, हमने कहा कि जी लास्ट स्टेप हम रिपोर्टेबल सेगमेंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि है या नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हमने कहा कि जी हम उसे डिस्क्लोज कैसे करेंगे वो सीखा, तो हमने उसके डिस्क्लोजर्स बनाए। हमने कहा डिस्क्लोज कैसे करते हैं, हमने वो सीख लिया। तो हम डिस्क्लोज में आपको एक दफा रिवाइज करवा देते, तो फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने कहा आपको डिस्क्लोजर का मेथड है। डिटेल्स सबसे पहले हम नोट नंबर 34 लिखेंगे। नोट नंबर 34 में क्या लिखेंगे? डिटेल्स ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट। उसमें जितने रिपोर्टेबल सेगमेंट होंगे अलग अलग उनके कॉलम बना देंगे, जो रिपोर्टेबल नहीं है उन्हें अदर्स का कॉलम देके सबको उसमें लिख देंगे। उसका रेवेन्यू, प्रॉफिट, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी हम लिख देंगे। उसके बाद रिकंसिलिएशन बनाएंगे। रिकंसिलिएशन में हम क्या लिखेंगे? हम बोलेंगे बैलेंस शीट और
रिपोर्टेबल सेगमेंट्स के इस डिटेल्स में डिस्क्लोजर में जो डिफरेंस है उसे हम कवर करेंगे। उसे कवर करने के लिए हमने बताया कि जी सेगमेंट सेल्स हुई, इस पर दूसरी एडजस्टमेंट जो आई वो हमने बताया कि इनका टोटली ये जो टोटल है ये बैलेंस शीट या जा रहा होगा। क्लियर है? कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, आज ये हम कंटिन्यू रखेंगे। किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है अभी, नहीं तो हम आगे। चलो जी बेहतर। मैंने आपको ये घर से सवाल दिया था, हो गया था? कितने परसेंट हुआ था? अगर 80% तक भी हुआ है तो जिस बच्चे का 80% हुआ है तो समझो वो ऑपरेटिंग सेगमेंट में दोबारा कोई मसला नहीं आएगा। सही, तो चलो मैं ये सवाल करवाने लगा हूँ। SANTNS Limited, a listed company, is engaged in a chemical, soda ash, polyester, paints and a pharma businesses. Listed company KTL वो engage है chemical, soda ash, polyester, paints, pharma businesses, यानी ये इसके segments हैं। Results of each business segment for year ended 31st March 2015 are, उसने इन सेगमेंट्स की डिटेल दी है। उसने कहा केमिकल, सोडा एश, पॉलिस्टर, पेंट्स और फार्मा की सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट और एसेट्स और लायबिलिटीज ये हैं। इंटर सेगमेंट सेल्स बाय केमिकल ऑफ पॉलिस्टर एंड सोडा एश इज million and 10 million respectively at a contribution margin of 30%। कहता है केमिकल्स जो है ना इसने की है इंटर सेगमेंट सेल्स। इंटर सेगमेंट सेल पॉलिस्टर को बेची और सोडा एश को बेची, कितने में? एक को 28 में, एक को 10 मिलियन में। तो उसने के ऊपर जो है 30% रखा है, यानी मार्जिन उसका कितना, कॉस्ट उसकी टोटल कितनी है 70%, उसने अपना प्रॉफिट रख के बेच रहा है। क्लियर हो गया? फिर उसने लिखा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड KTL's अमाउंटिंग 75 million which have not been allocated to any segment। एस हेड ऑफिस का एक्सपेंस जो कि किसी भी सेगमेंट में नहीं लिख सकते, तो उसे कहाँ लिखेंगे वो हमने, उसे कहाँ लिखेंगे तो आगे भी हम उसे देख लेते हैं जब मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। Furthermore, asset liabilities amounting to 150 million and 27 million have been reported in the assets and liabilities of any segment। तो ही बात कर रहा है कि एसेट और लायबिलिटीज है जो कि किसी सेगमेंट में नहीं आते, तो उसे कहाँ लिखेंगे? रिक्वायरमेंट नंबर 1 हम डिटरमाइन करेंगे रिपोर्टेबल सेगमेंट ऑफ KT लिमिटेड, हाउ दिस रिपोर्टेबल सेगमेंट एंड नेसेसरी रिकंसिलिएशन वुड बी डिस्क्लोज्ड। क्या कहता है, पहले मुझे बता कि तुम इसका मुझे डिस्क्लोजर रिकंसिलिएशन बनाना सिखा दो, बता दो मुझे। हम उसे जी बता देते हैं। सबसे पहले हम उसे क्या बताएंगे कि रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन से और कौन से नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इस चीज को करेंगे और नीचे ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 था हैंड आउट का। फिर उसके बाद हम क्या चीज लिखेंगे, उन्हें वर्किंग के रिपोर्टेबल है या नहीं। ये आप लोग बनाओगे, मेरे पास बना हुआ जिसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो आपको बनाना पड़ेगा। आप कैसे करोगे, ये आंसर में ये लिखोगे, वर्किंग वन देके आप पार्ट ए करोगे, ये आपका है पार्ट ए। ठीक है, ए पार्ट है। तो इसमें कौन सा था, केमिकल था, सर, और सोडा एश,
पेंट्स और फार्मा, और ये फार, ठीक है। अब हम यहाँ देख लेते जी होंगे या नहीं होंगे, कौन कौन से रिपोर्टेबल है और कौन कौन से नहीं। केमिकल का टोटल रेवेन्यू कितना है, सेल्स टोटल 1790790, पॉलिस्टर की 227, सोडा एश की 216। सेम कुछ भी नहीं करना, डेटा पढ़ के यहाँ पेंट्स की 247 और फार्मा की 25252 आ गई फार्मा की। एसिड्स देख देंगे इनके 63 की 637, पॉलिस्टर की कितनी है, सोडा इसकी 445, फिर 444 है सोडा इसकी, ठीक है। पेंट्स की कितनी है 127 और 132। क्लियर। अब प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं, हमें निकालना पड़ेगा, कैसे निकालना पड़ेगा वो देखते हैं। यहाँ वर्किंग कर रहा हूँ, आप तो नीचे करेंगे, मैं यहाँ कर रहा हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट दिया, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ ना, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लेस, जब मैं एक्सपेंसेस लेस करूंगा ना, मेरे पास जो अमाउंट आएगी उसे मैं कहूँगा नेट प्रॉफिट। सही है, तो चलो करते हैं। केमिकल का 1101 और इसके एक्सपेंसेस कितने 63, तो 63 एक्सपेंसेस आ गए, तो ये आ गया। तो नेट प्रॉफिट कितना आया इसका 1038। सही। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे जी सोडा एश का, केमिकल का फिर सोडा एश आ गया, डबल 117 उसका जो है ग्रॉस प्रॉफिट है। एक्सपेंसेस कितने हैं इसके 57 के, तो इसका प्रॉफिट कितना है 60। फिर उसके बाद पॉलिस्टर है, यहाँ आ गया पॉलिस्टर, कितना है ग्रॉस प्रॉफिट पॉलिस्टर का 48, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 23, तो 25 इसका आ गया 25 और इसका 60 है, ठीक है। उसके बाद है भैंस का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 26 और उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 16, तो 10 इसका आ गया। फिर जो लास्ट हमारे पास है वो मेरे ख्याल से फार्मा का ग्रॉस 31 और एक्सपेंसेस कितने हैं 12 के, तो कितना बन गया 3, तो ये हमने निकाल लिए अपने प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट्स होते हैं जिन्हें हम कंपेयर करते हैं। अब ले लो इनके 10%, हमने कहा जी हम जो है लेते हैं 27
कितना है 273.2 आता है। 273.2 कैसे आया जी, हमने उसे बताया है 2732 का 10%। क्लियर। 145.5 145.5 कैसे आया, मैंने उसे बता दिया कि ये 1455 का क्या है 10%। फिर ये प्रॉफिट ही सारे हैं तो हमें से अलग अलग इसका हिसाब जो है ग्रेटर है, तो क्या 115.2 115.2 की जगह मैं क्या कहूँगा कि जी यहाँ आप लिख दो, इन्हें बता दो कि आपने जो है ये लिया है 152 का 10%। तो ये मेरा रेवेन्यू का क्राइटेरिया, ये एसेट का और ये प्रॉफिट। अब यहाँ अप्लाई करते हैं 27,273.2 रेवेन्यू ज्यादा है तो मैं यहाँ लिख दूंगा जी ज्यादा है तो ये रिपोर्टेबल है। पॉलिस्टर का ज्यादा नहीं, नो नहीं लिखना। इसका ज्यादा नहीं, नो नहीं लिखना। पेंट्स का ज्यादा नहीं है, फार्मा का भी ज्यादा है तो नो नहीं लिखेंगे। स्टेप एसिड देखेंगे 145.5, पॉलिस्टर का नहीं ज्यादा नहीं लिखेंगे, इसका ज्यादा है 145 से लिख दिया। पेंट्स का भी ज्यादा नहीं और फार्मा की 145.5 से ज्यादा नहीं। एसिड देखेंगे 115.2 से ज्यादा है नहीं ज्यादा तो रिपोर्टेबल। 1152 से ज्यादा है नहीं, ये भी ज्यादा नहीं, तो ये कितने दो कौन से दो बने रिपोर्टेबल सेगमेंट्स? पहला बना केमिकल, दूसरा बना सोडा ऐश। ठीक है, यहाँ तक ओके है ना? यहाँ तक तो हम बहुत अच्छे हैं, किसी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए जी, बेहतर। अब हम क्या तीन स्टेप पढ़ लिए, आइडेंटिफाई कर लिया ऑपरेटिंग सेगमेंट कौन से, एग्रीगेशन क्राइटेरिया का डेटा नहीं था वो भी हो गया, क्वांटिटेटिव रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन सा है। स्टेप नंबर 4, टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू का लेना 75%। तो हमारे पास इंटरनल सेगमेंट कितनी 38 की है सर। ठीक है, कैसे सर 28 ये प्लस 10 की 38 के होते हैं, यानी इंटरनल इंटरनल सेल्स 38 की है। तो उसमें से जो है आप इसमें से 38 लेस कर दो 2694, तो 2694 का आपने लिया 75%, 2021। अब दोनों का जो एक्सटर्नल सेल्स है वो आने चाहिए 2021 के बराबर, नहीं तो हम किसी तीसरे रिपोर्टेबल सेगमेंट बनाएंगे। तो सोडा एश की जो है 216 और उसकी कितनी है 1790 में से कितना निकालना है 30, ऐसा इसमें से क्यों निकालें क्योंकि इसने की है 1752। इन दोनों का सम देखो क्या पूछता है, नहीं सर 75% के सम से कम है। काम क्या करेंगे हम, अब हम एक और को रिपोर्टेबल सेगमेंट बनाएंगे क्योंकि क्राइटेरिया नहीं हुआ 75% अप्लाई हो गया। सर किसे बनाए, पॉलिस्टर को बनाए पैंट्स को बनाए? पॉलिस्टर पैंट्स को नहीं बनाते सर, पैंट्स को बना लें, चलो पैंट्स को बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। सर पॉलिस्टर ही बनाए, अच्छा भाई पॉलिस्टर बना लिया, कोई भी इशू नहीं होता। कितना है 227। सर क्राइटेरिया मैट हुआ देखें, हो गया ना 20-21, ये क्या है 21-95, तो एक्सटर्नल सेल्स के इक्वल हुआ, क्राइटेरिया मैट हो गया। इन तीनों को हम, ये तीनों रिपोर्टेबल सेगमेंट है। यहाँ एक लाइन लिख दोगे जी, केमिकल रजिस्टर जो है इसने 75% क्राइटेरिया मैट नहीं किया था, इस वजह से जो है हमने 75 मैट करने के लिए सोडा ऐश को रिपोर्टेबल सेगमेंट बना दिया। क्लियर, ये एक लाइन लिख देना, इशू नहीं, लिख दोगे तो ज्यादा एग्जामिनर पे इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। इंग्लिश में लिखनी है, उर्दू में नहीं। रिक्वायरमेंट 1 कंप्लीट। अब हमने करनी है रिक्वायरमेंट नंबर बी। उसके लिए जो है
हम क्या करते हैं, इसको मैं ले चलता हूँ ऊपर, इसे हम ले चलते हैं ऊपर और वहां जाके हम, मेरे पास तो कंप्यूटर में तो कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ 38 दिया हुआ है, कोई भी दे सकता हो, उसका इशू नहीं। केमिकल सोडा आइस फार्मा बनाया था हमने, कौन सा बनाया, पॉलिस्टर को बनाया था, तो यहाँ आएगा पॉलिस्टर। जो है क्या है हमारे पास, रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो इसकी एक्सटर्नल साइज कितनी है, 1। सर आपको कैसे पता, ये है ना 1790, इसमें तो 38 अभी लेस हुई थी पर 1752 आया था ना, 1752 आया था। सर इसकी इंटरनल सेल्स कितनी है, 38। सर ये सोडा ऐश है सर, इसकी कितनी होनी चाहिए, कितनी से क्या मुराद है, जितनी है उतनी लिखो ना। सर कितनी लगती है आपको, सर सोडा ऐश की 216 है, 6 लिखो। सर इसकी इंटरनल नहीं है तो नहीं लिखो, किसने जबरदस्ती की है। सर पॉलिस्टर 227, सर इसकी इंटरनल नहीं है तो नहीं लिखो, जबरदस्ती है कोई। क्लियर। अदर्स की कितनी है, तो अदर्स की सम कर लो, किसी ने मना किया तुम्हें। पॉलिस्टर सोडा ऐश को छोड़कर दोनों को ऐड कर दो, 499 इन सब का भी सम लो तो 38 ही आएगा। तो इनका टोटल कितना हुआ, 1790, 216, 227, 499, इनका टोटल आ गया 2732, इतना आ गया एक्सटर्नल ये इंटरनल। क्लियर। चले सर के लिए आज इनमें सर क्या लिखेंगे वो हम बताएंगे कि ये चीजें हमने लिखनी है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने थे हमारे पास, ठीक है ना। सवाल में उसने बताया जी केमिकल का 63 था, तो केमिकल 63। सोडा एश का सर बताएं, सोडा एश का जो था वो 57 था, 37। सर पॉलिस्टर का था 23, ये आ गया 23। अदर्स का कितना था, अदर्स का लिख लेते। पेंट्स का 16 था और उसका फार्मा का 12, तो ये 16 प्लस 12 कितना हुआ, 28, तो ये 28 आ गया। इनका टोटल लिया तो कितना, 171। सर ऑपरेटिंग ये हमने ऊपर से निकाला, हमने कहा कि जी केमिकल का 1038 है, देखो 1038 यानी नेट प्रॉफिट है, ये सही है। और सोडा ऐश का 60, इसका 25, और इनका तो किनका, फार्मा का और पेंट्स का। ट्वेंटी नाइन, तो इनका टोटल सम कितना आ गया, टोटल कितना है प्रॉफिट हमारे पास, 1152 का, सही। चले एसिड्स कितने हैं? सर केमिकल के एसिड जो है 637, पॉलिस्टर का 115 का जो है सर वो 444 है। तो बाकी जो बचे सर उनका कितना है, एक का 127 है और दूसरे का 132। टोटल कितना हुआ सर, टोटल सर इतना हो गया 115। लाइबिलिटीज कितनी है सर, लाइबिलिटी सर सवाल से देख लें, 442 है। मैंने अब तक कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डिस्क्लोजर में क्या कर रहा हूँ, सवाल पढ़ रहा हूँ और नोट कर, इजी है, बहुत इजी है।
355 और 94, बाकी में क्या कर लो, सम कर लो सर, कितने का सम करें, पेंट्स का 108 और दूसरा है 98, 1 प्लस 98 206 आ गया, तो इनका टोटल कितना बना 191097। तो ये हमने बना लिया डिस्क्लोजर। यहाँ तक बहुत ही इजी है, सही। चलो आ जाओ रिकंसिलेशन में, आ जाओ सर। सेगमेंट्स के कितने हैं रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, एक सेकंड कौन सा है, सेकंड 216 है, और थर्ड, तो ये इनका टोटल रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का रेवेन्यू आ गया। सर अदर्स का कितना है, अदर्स का ये हम 4,999 सर। एलिमिनेशन कितनी होगी इंटर सेगमेंट्स की, थ्रेड की। अदर एडजस्टमेंट सर कितनी आएगी, कुछ भी नहीं आएगी सर। टोटल कितना हुआ, टोटल निकाल, तो ये हमने निकाला टोटल, तो कितना आया 277। क्लियर हो गए। चले सर एसेट्स के सेगमेंट के अभी देख लेते हैं। तीनों के एसेट्स आ गए सर। अदर के एसेट कितने हैं, 259 अदर के एसेट्स। सर इसमें जो है कोई आएगी चीज, देख लेते हैं। टोटल तो सबको हम यहाँ लिखते हैं। सर प्रॉफिट ये दिए में, बस इनका सम कर लो। अदर का 29, सेगमेंट इन तीनों का जो है सम कर लो, बाकी कितना बच गया वो 28। चलो सर लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज भी ऐसे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के, बाकी उसने लिखी हुई है 206। क्लियर। यहाँ इस कॉलम में क्या आएगा वही तो पढ़ने जा रहे हैं। अब लास्ट पैराग्राफ पढ़ो, अब समझ आएगा क्या लिखा है लास्ट पैराग्राफ में। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड KTL's हेड ऑफिस एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 70 which have not been allocated to any segment। अजान हुई 5 मिनट से बढ़कर। चले क्या पढ़ा था लास्ट पैराग्राफ, उसमें क्या मैंने कहा कि पढ़ो अब समझ आएगा। क्यों, पढ़ो तो सही। क्या लिखा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड KTL's हेड ऑफिस एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 75 मिलियन। ऐसा एक्सपेंस लिखा हुआ है 75 मिलियन का विच हैव नॉट बीन अलोकेटेड टू एनी सेगमेंट, जो किसी भी सेगमेंट से ताल्लुक नहीं रखता। जो ऐसा एसेट लायबिलिटी या आपका एक्सपेंस हो जो कि किसी भी सेगमेंट से ताल्लुक नहीं रखता, तो वो कहाँ लिखेंगे सर, डिस्क्लोज ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, जरूरी है आपके बिजनेस की ट्रांजेक्शन है, आप एक एक रुपया डिस्क्लोज करोगे अपना, यूजर्स को तो बताओगे जितने ट्रांजेक्शन हुई हैं। तो 75 मिलियन आप लिखोगे अदर एडजस्टमेंट, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे 75 के। 75 से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए, सही। उसके बाद क्या, एसेट आपका कितना है, एसेट आपके इंक्रीज हो रहे हैं 150 से, तो 150 से आपके इंक्रीज हो रहे हैं एसेट। और लायबिलिटीज कितने से इंक्रीज हो रही है, 27 से, तो 27 से आप बढ़ा दोगे लायबिलिटीज। अब गौर से देखो, गौर से यहाँ देखो सर, एक्सपेंसेस 75 से इंक्रीज हुए, तो क्या प्रॉफिट 75 से कम नहीं होगा सर, कैसे। आओ इसको समझने के लिए हम ऊपर चलते हैं। इधर अगर मैं यहाँ 75 के एक्सपेंसेस बढ़ा दूं तो मेरा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा ना नेट। यस सर कम हो जाएगा।
तो यही तो काम मैनेजर की है। तो मेरे पास ये नेट प्रॉफिट है ना यहाँ, जी सर ये हमने नेट प्रॉफिट निकाला। तो नेट प्रॉफिट में मैंने कहा कि 75 एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो किसी सेगमेंट में नहीं है, किसी सेगमेंट से ताल्लुक नहीं रखते, ऐसे एक्सपेंसेस हैं तो अदर एडजस्टमेंट में आई। मैंने कहा उस एक्सपेंस की वजह से तो मेरा नेट प्रॉफिट भी इतने से कम हो रहा होगा। समझ में आई बात? तो जितना एक्सपेंस बढ़ा उतना प्रॉफिट कम हुआ। क्लियर? तो इसकी लो स्क्रीनशॉट। शाबाश। इसी मेथड से करना है। ये आपने पार्ट ए, ठीक है, ये आपने पार्ट ए किया। मैं अलग कर देता हूँ ये, ठीक है। ये आपने पार्ट ए किया, क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड्स लिखकर इसी मेथड से वर्किंग 1 की। पार्ट बी की तरफ चले गए, नोट बनाया और रिकंसिलेशन उसको बना के दे दी। इसी स्टेप से करना है आपने। चलो स्क्रीनशॉट लो। ये ठीक है, अब इसकी लो और अब ये नोट्स की रिकंसिलेशन। क्लियर हुआ? कोई चीज पूछनी हो किसी को, किसी को कोई भी सवाल पूछना हो? क्लियर है? चलो जी। तो आज क्या करेंगे, आप घर जाके, घर जाके आप क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। रिक्वायरमेंट दोनों की सेम है, आंसर भी बिल्कुल सेम है, थोड़ी सी डेटा चेंज है। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ले ली स्क्रीनशॉट? आज के लिए आपके लिए इतना ही। इस सवाल को करें, जो आज मैंने सवाल का इस पर जी जान लगाए, जिसने नहीं किया घर से वो उसको करे, 2 से 3 दफा करे, सवाल पक्का करे, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 12 करे। सही है? चले, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।